हेलो एवरीवन, लाइफ साइंस ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चाहे आप CSIR नेट का कोई भी अटेम्प्ट दे रहे हो, चाहे आपका ये पहला अटेम्प्ट है, चाहे दूसरा है, चाहे पांचवा अटेम्प्ट है, आज के इस वीडियो में आपको 60 प्लस टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइफ साइंस सब्जेक्ट के लिए बताने जा रहा हूं, जिसको आप पढ़ लेते हैं तो आपके सिलेक्शन या आपके एग्जाम क्वालिफाई करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% हो जाती है। क्योंकि ये जो 60 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहां से हर बार लगभग 80 to 90% क्वेश्चंस इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। इन टॉपिक्स को आप स्किप कर ही नहीं सकते। तो कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं, ये रहे आपके 60 प्लस टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो मैंने यहां पर 13, क्योंकि लाइफ साइंस ट्यूटोरियल में 13 यूनिट है, उन 13 यूनिट से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाला है। और इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप स्किप कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर बार का ये वो रूल है कि 80-90% क्वेश्चंस यहीं से ही पूछे जाते हैं, है ना। मतलब 80 to 90% चांसेस होते हैं इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछने का। लेकिन क्या इतने को ही पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तो ऐसा नहीं है। आप इन टॉपिक को स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते, बट बाकी जो इनको छोड़कर जो और टॉपिक्स है उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आप श्योर शॉर्ट अगर सिलेक्शन चाहते हो, क्वालिफिकेशन चाहते हो, तो बिल्कुल इन टॉपिक्स को स्किप ना करो, लेकिन पूरा पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। हाँ, अब ये अलग बात है कि अगर आप कैटेगरी वाले हैं और आप सिर्फ इतना ही अच्छे से पढ़ लेते हैं तो भी आपके चांसेस हैं, लेकिन वो एक अलग एक्सेप्शन केस होगा। हमको एक्सेप्शन केस में नहीं जाना है, जनरल केस में रहना है। तो हमको पढ़ के तो सब चीज जाना है, बट इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अभी मान के चलो फॉर्म तो आया नहीं है, लेकिन चलो 2-4 दिन में आ भी जाता है, तो अभी से 2 महीने का टाइम है आपके पास। इन 2 महीनों में ये जो पूरे टॉपिक्स हैं, अगर आप अभी शुरुआत करना चाह रहे हैं तैयारी करने के लिए, तो इन टॉपिक्स को आप तैयार कर लें। आपका चलो सिलेक्शन या क्वालिफिकेशन नहीं भी हो पाएगा, क्वालिफाई एग्जाम नहीं भी हो पाएगा, फिर भी आपके इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। फिर आप अगले बार के लिए और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। और अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो बिल्कुल इन सभी टॉपिक्स को आप रिविजन करना ना भूलें, ठीक है। चलो भाई, तो देखते हैं। सबसे पहला यूनिट हमारा है बायोकेमिस्ट्री, और सबसे पहले यूनिट से आपके इतने टॉपिक्स है बायोकेम। पहला यूनिट, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं? एंजाइम, रामाचंद्रन प्लॉट, बायो एनर्जेटिक्स, बायोमोलिक्यूल्स एंड मेटाबॉलिज्म। इतने से अगर आप पढ़ लेते हैं पहला यूनिट, तो बिल्कुल आपका फर्स्ट यूनिट तैयार हो जाएगा। लेकिन और भी बहुत सारे ना, एंजाइम काइनेटिक्स वगैरह भी बहुत सारे चीजें हैं, तो वो सारी चीजें भी आपको अच्छे से डिटेल में पढ़नी है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा यूनिट से आ जाता है आपका सेल साइकिल एंड रेगुलेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड क्रोमोसोम। ये हमारा दूसरा यूनिट है, जिसका नाम क्या है? सेल बायोलॉजी, है ना। फिर तीसरा यूनिट आता है सेंट्रल डोग्मा, हो गया रिकॉम्बिनेशन। सेंट्रल डोग्मा में आपका वही रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीजें आ जाती है। रिकॉम्बिनेशन में फिर हम लोग मैपिंग वगैरह पढ़ लेते हैं, है ना। रिकॉम्बिनेंट जीन क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट जीन क्या है, ये सब पढ़ते हैं। डीएनए रिपेयर में अलग अलग टाइप के डीएनए रिपेयर है ना। बेस एक्सीजन रिपेयर, मिसमैच रिपेयर, तो ये सारी चीजें पढ़ते हैं। उसके बाद ओपेरॉन कॉन्सेप्ट में हम लोग लैक ओपेरॉन, ट्रिप ओपेरॉन, ये सब पढ़ते हैं। और आरएनए इंटरफेरेंस। तो ये जो इतना टॉपिक है, ये हमारा आ जाता है, कौन सा यूनिट है ये हमारा? ये यूनिट होगा हमारा तीसरा, और ये इसको हम लोग बोलते हैं मोलिकुलर बायोलॉजी वाला यूनिट है ये, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है चौथा यूनिट GPCR, जिसमें पढ़ते हैं रिवर्स आरटीके पढ़ते हैं अपन, कैंसर पढ़ते हैं, एपोप्टोसिस पढ़ते हैं, और सेल कम्युनिकेशन एंड जंक्शन। तो ये हमारा चौथा यूनिट का पार्ट है। फोर्थ यूनिट सेल कम्युनिकेशन का पार्ट है, सेल कम्युनिकेशन यूनिट है हमारा चौथा यूनिट। फिर पांचवा यूनिट आ जाता है ड्रोसोफिला, जिसके अंदर पढ़ते हैं, पांचवा यूनिट है हमारा डेवलपमेंटल बायो, ठीक है। पांचवें यूनिट में हम लोग पढ़ते हैं क्या? डेवलपमेंटल बायो पढ़ते हैं। और ये यहाँ पर आपका ड्रोसोफिला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपका टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल स्पेसिफिकेशन, पोटेंसी एंड स्टेम सेल, एम्फीबियन डेवलपमेंट, और फिर सी अर्चिन। ये इतने टॉपिक्स आपके किसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? डेवलपमेंटल बायोलॉजी पांचवें यूनिट के लिए। छठवें में आ जाता है फाइटोक्रोम, जिसमें बहुत सारे हार्मोन्स पढ़ते हैं, लगभग 8-9 हार्मोन्स पढ़ते हैं। उनका पूरा बायोसिंथेटिक पाथवे पढ़ते हैं, क्या क्या उनका फंक्शन होता है, क्या क्या वो हार्मोन्स करते हैं प्लांट में, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। फिर प्लांट मेटाबॉलिज्म, एबीसी मॉडल हम लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं। ये
प्लांट फिजियोलॉजी है। सेंसरी फोटोबायोलॉजी, ये जो इतना टॉपिक है ये हमारा प्लांट फिजियो का पार्ट है, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है और ये हमारा है 6th नंबर का यूनिट, ठीक है। फिर आता है 7th नंबर यूनिट जिसको हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी बोलते हैं, 7th नंबर का यूनिट, 7th ह्यूमन फिजियोलॉजी, है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइनोलॉजी एंड नेफ्रॉन, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है जेनेटिक्स वाला पोर्शन, जेनेटिक्स, ये है हमारा 8th नंबर का यूनिट जिसमें हम लोग पेडिग्री पढ़ते हैं, HER, जीन मैपिंग, म्यूटेशन एंड डिलीशन, माइक्रोबियल जेनेटिक्स, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, रिकॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। और एक और टॉपिक है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। आपको हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम से हर बार या तो सेक्शन बी में और या तो सेक्शन सी में, पार्ट सी में एक नया क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम न्यूमेरिकल पूछा जाता है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, है ना। फिर ये तो हो गया जेनेटिक्स, उसके बाद आ जाता है हमारा डाइवर्सिटी एंड टैक्सोनॉमी वाला जो यूनिट है, डाइवर्सिटी एंड टैक्सोनॉमी, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट, डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल एंड टैक्सोनॉमी। इतना आप पढ़ लिए, काफी है इस यूनिट के लिए, जो हमारा कौन सा यूनिट है, 9th नंबर का यूनिट है, डाइवर्सिटी एंड टैक्सोनॉमी। फिर 10वां यूनिट आता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे इजी, है ना, 10वां और 11वें नंबर का जो, ये रहा 10वां और उसके नीचे ये रहा 11वें नंबर का जो यूनिट है। 10वां यूनिट है इकोलॉजी और 11वें नंबर का इवोल्यूशन। 11वें नंबर का यूनिट क्या, कौन सा है, इवोल्यूशन, ठीक है। तो आप चाहे अभी शुरुआत कर रहे हैं, चाहे कितने भी दिन से पढ़ रहे हैं, आप इन दोनों यूनिट को स्किप कर ही नहीं सकते। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी टू स्कोर, स्कोरिंग यूनिट है, इजी है। आप बहुत जल्दी 10 से 15 दिन में इन दोनों यूनिट को तैयार कर सकते हैं, 10-15 दिन में, ठीक है। तो आप कोई भी हो, कभी भी आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं ना, आप सबसे पहले तो इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन इसी को ही पहले प्रिपेयर करें, उसके बाद फिर बाकी यूनिट्स में जाएं, क्योंकि इकोलॉजी और इवोल्यूशन आपका जल्दी तैयार हो जाएगा ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा तैयारी हो रहा है करके, है ना। और इजी है, समझने में ज़्यादा दिक्कत होता नहीं है ना। तो आप इकोलॉजी और इवोल्यूशन को सबसे पहले तैयार करेंगे। और ये जो इतना टॉपिक है, पॉपुलेशन इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी एंड कॉम्पिटिशन एंड प्रेडेशन, ये 4 टॉपिक जरूर हैं लेकिन बहुत बड़ा है ना। पॉपुलेशन इकोलॉजी में ही आपको 10 से 12 छोटे छोटे टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे, इसीलिए आप इतना तैयार कर लिए इकोलॉजी में तो बहुत है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनको स्किप नहीं कर सकते आप। फिर आता है इवोल्यूशन में, तो क्लेडोग्राम एंड फाइलोजेनी, एनिमल बिहेवियर, इवोल्यूशनरी थ्योरी, स्पेशिएशन, जेनेटिक्स, जेनेटिक ड्रिफ्ट और फिर मेटिंग सिस्टम, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इतना आप इवोल्यूशन में तैयार कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ, ये जो क्लेडोग्राम एंड फाइलोजेनी से लेकर जियोग्राफिकल टाइम स्केल तक, इसमें इवोल्यूशन वाले चैप्टर में तैयार कर सकते हैं। और ये 11वां यूनिट था। 12वां और 13वें यूनिट का यहाँ पर एक साथ लिखा गया है, एग्रोबैक्टीरियम, FITC, FSCS, FRAP, फ्रैप टेक्निक जिसको बोलते हैं, जीन नॉकआउट, ठीक है। उसके बाद फिर क्लोजर, जीन नॉकआउट, क्लोजर, और फिर इम्यूनो टेक्निक्स हो गया आपका, मॉलिक्यूलर मार्कर हो गए जैसे कि RAPD, RELP, AFLP, STR, ठीक है। और यहाँ पर 2-3 टॉपिक और लिखा है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, माइक्रोस्कोपी एंड रेडियो लेबलिंग टेक्निक्स। ये जो टॉपिक्स है ये आपके 12 एंड 13, 12th एंड 13 नंबर के यूनिट का टॉपिक है। ये इतने टॉपिक्स को आप 12 और 13 नंबर में आप तैयार कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 13 यूनिट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप जब JRF क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद जब PhD करने जाएंगे, है ना, तो वहाँ पर आपको इंटरव्यू लिया जाएगा, तो इंटरव्यू में 13th यूनिट से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए 13 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, 13th नंबर का यूनिट। लेकिन आप शुरुआत कर रहे हैं तैयारी करने का, तो इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन करें, उसके बाद फिर सेकंड, जैसे मैं अगर सीक्वेंस बताना चाहूँ, आप सपोज मान के चलो आप जून वाले के लिए टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 2 महीने में तो यार CSR नेट की तैयारी हो नहीं सकती अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपकी तैयारी थोड़ी बहुत है तो 2 महीने में आप इन सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से, इन सभी के टॉपिक्स को याद करके, पढ़ के, कॉन्सेप्ट गेन करके, और इन सभी टॉपिक्स का PYQ अगर कर लेते हैं, और आप किसी कैटेगरी से, मान के चलो SC या ST कैटेगरी से हैं, है ना, SC ST कैटेगरी से हैं, तो चांसेस थोड़े हैं क्वालिफाई होने के,
लेकिन ओबीसी या जनरल से आते हैं तो सिर्फ इतने ही टॉपिक को पढ़ के नहीं होने वाला है, आपको और भी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि आजकल एग्जाम का जो लेवल है बढ़ते जा रहा है ना, हाई हो गया एग्जाम का लेवल, पता नहीं कहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसीलिए आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, सी पोर्शन को ज्यादा फोकस करना है आपको, है ना। तो जब भी सपोज मान के चलो आप तैयारी अपना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको कौन सा यूनिट पढ़ना है, 10वां यूनिट इकोलॉजी, फिर उसके बाद आपको 11वें नंबर का यूनिट पढ़ना है आपको इवोल्यूशन, फिर उसके बाद आपको पढ़ लेना है 2nd नंबर का यूनिट, फिर पढ़ लेना है आपको 3rd और उसके बाद 4th, ठीक है। इतना पढ़े आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा, 5 यूनिट आप तैयार कर लिए। उसके बाद फिर आप पढ़ सकते हैं या तो 5th पढ़ें और या तो 6th पढ़ें, ठीक है, इन दोनों में से एक यूनिट टारगेट करें। उसके बाद आप 13 नंबर का यूनिट पढ़ लें, और अगर आपको बायोकेमिस्ट्री समझ आता है तो बायोकेमिस्ट्री के लिए 1st नंबर का यूनिट भी आप पढ़ सकते हैं। तो शुरुआत लेकिन 10, 11, 2, 3, 4, बाकी आगे के यूनिट्स आपके स्वेच्छानुसार है कि आपको कौन सा यूनिट पसंद आ रहा है। बाकी शुरुआत आप 10वें नंबर के यूनिट से करें, फिर 11वां, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा, ये आप करें, बिल्कुल आपको आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होंगी, गारंटीड है ना। चलो, और स्कोरिंग सब्जेक्ट है 10वां और 11वां यूनिट, ठीक है, कम पढ़ के भी ज़्यादा अच्छे से मार्क्स आ जाता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। चलो, है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या इतना ही पढ़ लेने से एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा क्या, तो इसका आंसर है नो। अगर आपकी तैयारी पहले से है, सभी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, तो इन टॉपिक्स को स्किप नहीं कर सकते, बट सिर्फ इन्हीं टॉपिक को पढ़ के जाओगे और सोचोगे कि मेरी तैयारी हो गई है, मेरा एग्जाम निकल जाएगा करके, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जरूर है ये, इनसे क्वेश्चंस ज़्यादा जरूर आते हैं, लेकिन आपको क्वालिफाई करने के लिए और ज़्यादा नंबर चाहिए रहेगा, सिर्फ इतने से ही काम नहीं होगा, है ना। इसीलिए आपको सब चीज़ पढ़ना है, बट इनको स्किप नहीं करना है। और किसी कैटेगरी से हो, ST, SC, PWD से, तो फिर इन टॉपिक से होने के चांसेस है, बट डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लेते हो, तब 50-50 चांस है कि क्वालिफाई आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है। चलो, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये आपको टेलीग्राम में भी ये PDF मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, लाइफ साइंस ट्यूटोरियल का टेलीग्राम, तो वो ज्वाइन कर लेते और वहां से ये PDF आपको मिल जाएगा। चलो, मैं उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।